अस्सलाम वालेकुम। भाई कह रहे हैं कलर भी करें, लें जी। आज जी हम लेक्चर 62 पार्ट बी के अंदर करेंगे, तुसी कलर करा लो। टेस्ट 8 को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमने MCQs करने हैं IFRS 8 के 10 मिनट में टारगेट करके, और IS 12 के MCQs शुरू करेंगे जितने आप लोगों की हिम्मत हुई और मेरी भी हिम्मत हुई। और आगे मेरी क्लास यानी कि जूम मीटिंग है, तो जितना टाइम हुआ उतना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। शुरू करें काम, चलेंगे। टेस्ट 8 जी आपके सामने है। टेस्ट 9 तो अभी हुआ है। इससे पिछले टेस्ट जो डिस्कस करने वाला होता है ना टेस्ट, वो मैं कर देता हूँ डिस्कस, ठीक है ना। जैसे वो एक पेंटो वाला सवाल आया था, उसके अलावा बाकी सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, कोई एक दो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो अगली क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर देता हूँ। फुल फ्लैश सवाल करने का फ़ायदा फिर होता कोई नहीं है, ठीक है। ये टेस्ट अच्छा टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट के अंदर मज़े का सवाल तो दूसरा ही है। बहरहाल पहला भी करना तो है। कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट दैट शुड बी रिकॉर्डेड, कंप्यूट करना है इन उछालीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2022। सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी है जी? 31 दिसंबर 22 की। सवाल आसान था। ये वॉल्यूम 2 जो आपने आज ले लेना है ना इंशाल्लाह, क्योंकि कल कंसल्टेशन शुरू हो रही है, तो इस वॉल्यूम 2 के अंदर ये सवाल पाए जाएंगे। ये ICAP के सवाल हैं, ठीक है, पुराने पिछले अटैम्प्ट के या उस करीब के। अच्छा, अब ये नहीं, अगले वाला। फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ उछाली लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022 का डेफर्ड टैक्स उसने मांगा है हमसे, 21 भी दे दिया है। पता नहीं क्यों दिया होगा, 21 क्यों दिया हुआ है, ऐसे ही परेशान करने के लिए। ज़रूरत पड़ा तो देख लेंगे, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखो ना, इन्वेंट्री या इंटरेस्ट रिसीवेबल देख लेते हैं। बहरहाल फिलहाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही इसकी ज़रूरत। UL हैज़ ओनली वन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे, विच वॉज परचेज ड्यूरिंग 2022, इसी साल के दौरान थी, इसीलिए तो ओपनिंग नहीं आ रहा। ओके, अच्छा, एट अ कॉस्ट ऑफ 450, द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 22 अमाउंटेड टू 610। UL follows cost model. UL follows cost model for accounting purposes. फिर अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन हो या इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी, ऑन इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन जो होता है, कैपिटल गेन क्या होता है? फेयर वैल्यू गेन ही है बेसिकली। इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल वाइल डेप्रिसिएशन इज। अच्छा, समझ आई बात की? थोड़ा डिफरेंट है। एक तो हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और डिफरेंस, ये वाला काम करना है ना। बस मैं सिर्फ ये बताता जाऊंगा आपको हर एडजस्टमेंट का, ठीक है, सही है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसमें क्या है जी, हम अकाउंटेंट्स ने 450 का ये एसेट खरीदा और कॉस्ट मॉडल हम फॉलो करते हैं, इसलिए फेयर वैल्यू को क्या कर देंगे? फेयर वैल्यू को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। ये बात समझ आती है? अगली बात, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये कह रहा है एक ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो 22 में परचेज हुई है एट अ कॉस्ट ऑफ 450। कहीं पे लाइफ नहीं गिवन इसकी। हाँ, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। 420 कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में नजर आ रही है। इसका मतलब फिर इन्होंने 30 रुपए की डेप्शन चार्ज की होगी, 30 रुपए की डेप्शन चार्ज की होगी, ठीक है। अब हमें इससे क्या, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 420। टैक्स वाले कहते हैं हम डेप्रिसिएशन को अलाउ नहीं करेंगे और फेयर वैल्यू गेन लॉस को भी वो नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब 450 वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 450 पे पड़ी हुई है। इससे आपका डिफरेंस और फिर टैक्स निकल आएगा। कोई मसला था इसमें? ऐसे ही किया था। नेक्स्ट आगे कहता है इन्वेंट्रीज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 22 अमाउंटेड टू 660। इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 22 660 है, ऑफ विच 40% रिमेन्ड अनसोल्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। हाँ जी, इन्वेंट्री के बारे में बताएं, क्या पूरा 660 जो है वो हम ये एंड पे ना कर लें? चलो कर लेते हैं, चलते जाओ, ठीक है जी। इन्वेंट्रीज जो है मेरे बच्चों, यहाँ पर टोटल कितनी आ रही हैं इन्वेंट्रीज? 840, ठीक है। अब ये है थोड़ी सी टेक्निकल, लेकिन चलो इसको कर ही लेते हैं। फिर इन्वेंट्रीज में कहता है जी इंपोर्टेड इन्वेंट्रीज भी हैं, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेड इन्वेंट्री कितनी है? सीधी बात है जी, 660 मिलियन है ना। होश करो होश, होश करो होश। ये तो पूरे पीरियड में इंपोर्ट की थी टोटल। इनमें से अनसोल्ड कितनी है? 40%। तो वो
660 का 40% करें, आंसर आता है ये 264। ये है इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है इंपोर्टेड में से। ठीक हो गया। अब इसके बारे में क्या कहता है, पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्रीज रिजल्टेड इन अ फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 100 मिलियन। हाँ जी, एक्सचेंज लॉस पेमेंट के वक्त जो आता था, हम अकाउंटेंट्स इसको क्या करते हैं, करंट टैक्स के अंदर हमने इसको पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट किया होता है ना, तो करंट टैक्स तक, ये पीबीटी तक आते आते हम माइनस कर चुके होते हैं। और टैक्स वालों के बारे में क्या कहा था, वो एसेट के बारे में क्या कहते हैं, एक्सचेंज गेन आए तो उसको पहले लॉस, एक्सचेंज लॉस आए तो ये एसेट की वजह से ही है, आप एसेट में ऐड कर लो, और गेन आए तो माइनस कर लो। याद आया कुछ? अंडर टैक्स लॉस फॉरेन एक्सचेंज लॉस इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कितना जी, कितना? 100 मिलियन का जो लॉस है वो इन्होंने क्या किया हुआ है, प्लस 100, इन्होंने टैक्स वालों ने इसको क्या कर दिया है, ऐड किया हुआ। हम अकाउंटेंट्स, वो अगर करंट टैक्स की बात करें, जो कि करनी नहीं थी, करंट टैक्स की वर्किंग करनी थी, अगर करनी होती तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमने प्रॉफिट एंड लॉस पीबीटी तक आते आते क्या कर लिया हुआ, इसको माइनस कर लिया, तो हमें क्या करवाया जाता, ऐड करो एक्सचेंज लॉस 100 का। ठीक है, यानी हम कहते थे कि इसको यहां पर, वो टैक्स वाले क्या कहते हैं, यहां पे इसको रखो, हम कहते हैं नहीं नहीं इसको पीएनएल में डालो, तो टैक्स वाले क्या कहते हैं, नहीं पीएनएल से इधर ऐड बैक कर दो, मतलब यहां से इस एक्सपेंस को रिवर्स कर दो, इसको एसेट का पार्ट बना लो। ऐसा ऐसा डेप्सिट करके तो वो भी दे ही देंगे इसको, या जब सेल होगा, ऐसे एक्चुअली तो इन्वेंट्री है, ठीक है ना, तो सही है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी थी। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, जो यहां पर बात थी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, टोटल इन्वेंट्रीज कितनी आ रही हैं, 840 की, जिसमें से 264 क्या हैं, नहीं 264 क्या है, इंपोर्टेड, वो भी अनसोल्ड ही है। बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन 31 दिसंबर 22 840 की इन्वेंट्रीज पड़ी हैं। अगर उसमें इंपोर्टेड 264 हैं तो फिर बाकी क्या है, जाहिर है फिर लोकल ही होंगी। तो इंपोर्टेड इन्वेंट्री भी थी और लोकल भी थी। ये कितने बच्चों ने पकड़ लिया था, कितने बच्चों ने, एक बच्चों ने पकड़ लिया था, एक बच्चों ने। 840 में से 264 अगर इंपोर्टेड है तो लोकल कितनी हुई। अब इसके बारे में सवाल ने कहीं कुछ बताया हुआ है, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैलेंस शीट एज ऑन, जिसके अंदर ये पड़ा है, बैलेंस शीट में पड़ी है तो सोल्ड है। और ये डिफरेंट है, इंपोर्टेड टोटल परचेजेस जितनी थी जिसमें से ये अनसोल्ड है, तो इसमें कितना 264 पड़ा है इंपोर्टेड का, तो बाकी क्या होगा फिर लोकल का, कितना 500 नहीं पकड़ा गया, कोई बात नहीं, टेस्ट था इसीलिए जी, इसका रोला नहीं है, लेकिन कंप्यूट करना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट दैट शुड बी रिकॉर्डेड, हाँ रोला कोई नहीं है, काम तो चल ही जाता। खैर चलें इधर देखें। अब 576 के बारे में सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या हो गई, खत्म हो गई ना, यहाँ पे ये देखो, ये आए कुछ है जी, इसका मतलब इसकी टैक्स बेस भी यही होगी। पहले भी ऐसा ही होता था, इन्वेंट्री में या तो एनआरवी की लड़ाई आती थी या इसकी लड़ाई आ गई आज जो हमने एसेट्स में देखी थी, वरना तो इन्वेंट्री में आज तक कभी कोई लड़ाई होती भी नहीं थी। हम जिसको इन्वेंट्री कह रहे हैं उसको वो भी इन्वेंट्री कह रहे हैं। लड़ाई आती थी अक्सर एनआरवी लॉस, हम कहते थे एनआरवी लॉस 5 रुपए से कम कर लो, कहते थे नहीं हम नहीं मानते इसको, तो ये मसला होता था, हमारी इन्वेंट्री कम हो जाती थी, उनकी ज्यादा पड़ी होती थी, लेकिन इसके अलावा तो कोई लड़ाई नहीं थी ना, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई मसला नहीं था। ठीक है, तो इसको छोड़ भी दे, किसी ने छोड़ भी दिया होगा तो डेफर्ड टैक्स में तो उसका असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो बात पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे काम आना है, अब बाकी चीज़ों में आना है मसला। तो जिसने यहाँ पे मिस किया था उसने सब में ही मिस किया फिर जी। नहीं बेटा, ये नहीं, वो ये कह रहा है इन्वेंट्रीज इंपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 660 की थी, जिसमें से 40 अनसोल्ड पड़ी हैं। पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड इन्वेंट्री रिजल्टेड इन अ फॉरेन लॉस ऑफ, पेमेंट किसकी कर रहे हैं, पेएबल की। अब वो पेएबल जब पे हुआ तो सारे का सारा 100 ऐड हो गया। अब आपके क्वेश्चन तो ये ना कि 660 में से भी तो कुछ ऐड हुआ होगा, भाई जो सेल हो गया वो तो हो गया ना, उन्होंने तो बाकी की इन्वेंट्री में ऐड करवाया है, तो जो इन्वेंट्री पड़ी मैं उसी में ही ऐड कर सकता हूँ ना, ये तो असूल ही गलत है हमारे हिसाब से। उन्होंने कहा ऐड करो तो कर दो, जो पड़ा वो उसी में ऐड कर दो, ठीक है, सही है जी। दोनों एडजस्टमेंट्स हो गई, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 थी। टेस्ट तो ऐसे डिस्कस होते हैं ना फटाफट, सुभान अल्लाह। लो जी, आपका फेवरेट, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 120 फॉर द ईयर, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर ऑफ विच 65 वाज रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर 22, जो अभी तक रिसीवेबल है अंडर टैक्स लॉज इन। यार ये तो एक्रूवल है ना, एक्रूवल का तो एक ही तरीका में आता है,
हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने लेजर बनाना है, ठीक है। तो लेजर बनेगा किसका, इंटरेस्ट इनकम का, ठीक है। अब वो कहता है इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 120, जिसमें से 65 रिसीवेबल है। इनकम, इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है, कैश डेबिट इनकम, और पीएनएल वाली फिगर किस तरफ आएगी, ये गिवन थी। ये देखो, इनकम फॉर द ईयर इज 120, जिसमें से क्लोजिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल किस तरफ आता है, रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल तो एसेट होता है ना, एसेट क्लोजिंग कितना, तो बाकी फिर किधर आ रहा है, कैश, कैश की साइड पे आ रहा है, बोलो कितना, 85, 55, डन जी। अब हम जो डेफर टैक्स निकालना है, हमें तो इस 65 से मसला है, ठीक है। तो 65 की कैरिंग अमाउंट वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं, फिर करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर हमने क्या करना होता है वो ही बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या करते हैं। अंडर टैक्स लॉज इंटरेस्ट इनकम वॉज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, आगे की बात बाद में करेंगे। 21 के अंदर ये एक्रूअल बेसिस पर है, मतलब जो 120 का 120 आया वो हमने इनकम बनाया, उन्होंने भी कहा ये भी इनकम है, इसका मतलब करंट टैक्स में तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग रिसीवेबल 65 है, ये जब जाकर 20 का वाला 21 में रिसीव होगा, ये जब भी रिसीव होगा टैक्स वाले क्या कहेंगे, आगे देखो क्या कहता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल पहले लिख लूँ यहाँ पे, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई ना, ऐसे कर लेते हैं, ये ऊपर वाली हेडिंग यूज हो जाएगी, ये 2। अब कौन सी चल पड़ी है, 3 जी बेटा। इंटरेस्ट रिसीवेबल जी 65। अब इसके बारे में मुझे बताओ, However, with effect from 1 जनवरी 2022, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन, अब जब ये रिसीवेबल रिसीव होगा तो इस पर टैक्स लगेगा, रिसीट बेसिस पे आ गया ना, तो इसका मतलब फिर टैक्स बेसिस की क्या होगी, ओपन करूँ वो वाली जो हमारा टेबल था, ये चलेगा कहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका डिफरेंस निकल आएगा, जो सिंपल था, कोई मसला नहीं। कहाँ ओपनिंग दिया हुआ था बेटा, वो तो क्लोजिंग नहीं, ये ओपनिंग है, ओपनिंग तो है, ड्यूरिंग द ईयर का पूरा एक्सपेंस, पूरी पेमेंट तो नहीं गिवन ना, तो ये ऐसे ही है जैसे आप ओपनिंग कर भी लें तो वो सारा हो गया, अल्टीमेटली यही नेट पर, नेट यहीं पे पहुंचोगे। क्लोजिंग है असल में, वो ओपनिंग का कंसिडर तब करते हैं जब करंट टैक्स में कोई लड़ाई होती है। फिलहाल तो मेरी लड़ाई किसके साथ है, सिर्फ 65 के साथ है, तो कर लो ओपनिंग, कोई मसला नहीं है। बेटा मैंने इनको भी यही अर्ज किया है कि हमारे हिसाब से तो परचेज में ऐड ही नहीं होना, तो पहले से भी एडिड नहीं था, क्या इस 660 में वो एडिड है, नहीं ना, हम तो इन्वेंट्री को उसके स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते हैं और एक्सचेंज गेन लॉस पीएनएल में ले जाते हैं, तो इसका मतलब तो फिर सारे का सारा ही एक्सचेंज लॉस या तो आपने ऐड करना है इन्वेंट्री में, क्योंकि उन्होंने कहा इन्वेंट्री आपको कितने की पड़ी है 100 प्लस करके, तो फिर इसीलिए पूरा 100 कर दिया। बाकी अगर कोई बच्चा इसको भी 40% करके ऐड करता है तो नीचे एक नोट डाल दे, मेरे ख्याल में गलत नहीं करना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट उसने चेक कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग एक बच्चे की दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, वो ये कह सकता है कि जी, लेकिन वो फिर कहाँ गया, वो फिर आपको जाहिर है एक्सपेंस आउट करना पड़ा, असम्पशन ये लेनी पड़ेगी, फिर उसको भी एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना आपको, वो कैसे करेंगे, आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन के वो एक्सपेंस आउट हुआ है, फिर ये करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पीएनएल में आपने एक्सपेंस 100 ही डाला है और टैक्स वाले वो सारे का सारा एसिड में डाल रहे हैं ना, तो आपने पूरा एक्सपेंस रिवर्स करना है और एसिड में पूरा ही डालना है, तो इन्वेंट्री जो पड़ी है उसी में रख दो, मसला कोई नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन मसला ये है ना कि जब उन्होंने आपको पेमेंट के वक्त 100 का 100 आया, उसको इन्वेंट्री में डालने का कहा है, तो जो इन्वेंट्री पड़ी है उसी में डालेंगे। अब जो ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्सपेंस आउट हो भी गई है तो वो तो वैसे भी डिफरेंस से मेरे ख्याल में निकल जाती है। बहरहाल उसके लिए तो फिर दोनों तरफ ही आप उसको कहेंगे जी हमने इसको परचेज का पार्ट नहीं बनाया था, लेकिन हमने एक्सचेंज लॉस करके इसको ऐड कर दिया, टैक्स वाले कह रहे हैं इसको परचेज का समझो पार्ट बना लो, तो इसलिए फिर वो बात बराबर ही आ जाती है। तो इसलिए बहरहाल 40% भी कर लेगा, तो असल में बात क्या थी, ये दिखाना कि हमने इसके अंदर एक्सचेंज लॉस को ऐड नहीं किया, चाहे वो आप 40% वाला क्या कह रहे हैं, चाहे दूसरा कह रहे हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं इसको ऐड करो, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ दिखाना था। तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी दूसरी बन भी रही हो, आपको गलत नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, आप बस एक नोट डाल देना, ठीक है। अच्छा जी, जी आप कर लें। कैरी डाउन पे क्या असर पड़ेगा, कैरी डाउन पे क्या असर पड़ेगा, कैरी डाउन पे क्या असर पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। पीएनएल देखें,
मेरी बात सुने ना बेटा, आपका इस साल के अंदर 120 इनकम बनी है, जिसमें से 65 रिसीवेबल है। इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे सिर्फ इसी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ठीक है बेटा, करंट टैक्स की वर्किंग करनी है, अगर करनी होती तो वो सिखाया हुआ है। आप ओपनिंग भी लिखते और फिर क्लोजिंग भी लिखते। पहले कहा था ओपनिंग को बना लो, फिर जैसे बना लो, फिर मैंने कहा था नेट कर लो, वही काम करना है। बेटा इस सवाल के अंदर कुछ करना है, इस सवाल में नहीं ना करना, तो जिस सवाल में करना हो वो लेके आना, ठीक है ना। बड़ी सादा सी बात है। इस सवाल के अंदर मुझे 65 चाहिए था, मैंने सभी उड़ा दिया। बाकी जिन उनके अंदर जो काम थे ना, ओपनिंग भी होता है और फिर नेट करते हैं, वो सब किया हुआ है। जब वो काम करेंगे, लेजर उस तरह से बनाएंगे, तो करंट ईयर में जो इनकम बनी है उस पर टैक्स ले रहे होंगे, और फ्यूचर ईयर में जो रिसीट होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वो फिर खुद ब खुद ही आपके इन रूल से वही काम हो जाएगा। लेकिन क्यों इस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे इधर जाने की, ठीक है। मुझे डेफर टैक्स एज ऑन चाहिए, डेफर टैक्स के लिए मुझे क्लोजिंग चाहिए, और क्लोजिंग वो 65 रिसीवेबल कह रहा है, बस वो लिखो। इसकी इंटरेस्ट रिसीवेबल की टैक्स बेस क्यों जीरो है, क्योंकि उसने कहा ये रिसीट बेसिस पे चला गया। बाकी कर लें बहस, मसला कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं होना। जिन सवालों के अंदर किया उसको जाके देखो, इसको ऐसे सोच लोगे खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि हमारा रूल क्या है, इस साल में एक्रूअल बेसिस पे तो जो इनकम है वो टैक्स लग गई, अगले साल के अंदर वो रिसीट बेसिस पे आ रहा है, तो डिफरेंस खुद ब खुद डेफर टैक्स ओपनिंग क्लोजिंग में आकर उसको निकाल देगा। लेकिन मेरा ये कंसर्न इस वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा सवाल यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे तो फिर एक ही काम होगा आज जी। तो लंबी चौड़ी बातें तो टेस्टों में नहीं, टेस्ट तो सिर्फ टेस्ट डिस्कस के लिए होता है, क्लास में करते हैं ना लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी छोड़ते हैं जी। एक्रूड एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये एक्रूड कितने गए, ये 232 की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है क्या, इंक्लूड पेएबल फॉर पेनल्टीज। अच्छा, पेनल्टी पेएबल है, पेनल्टी पेएबल है, पेनल्टी पेएबल है। चलो जान दो भाई, सारा ही मिट जाए, ठीक है। नंबर 4 आ गया जी, पेनल्टी पेएबल कितनी है जी, एक्रूड में यानी पेएबल में 42 पड़ी है। अब आप कहोगे जी इस साल कितनी एक्सपेंस बनी थी, मेरा वो सरोकार नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर होती तो करंट टैक्स में उसकी क्या ट्रीटमेंट है, पर जरूरत क्या है। ऊपर बैलेंस शीट के अंदर वो कह रहा है एक्रूड लायबिलिटीज हैं, पेएबल्स हैं, क्लोजिंग डेट पर हैं, उनमें पेएबल्स में पेनल्टी पेएबल भी पड़ी है। यानी कि वो जो हमने यूं कहते होते थे क्लोजिंग पेएबल, ये निकल आया ना, कितना है 42। अब आप कहोगे सर पिछले साल भी था 6 का, तो मैं क्या करूं उसका, मैं क्या करूं उसका, सही है ना। अच्छा, अब ये 42 जो है ये पेनल्टी पेएबल है, ये हमारी लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट आ रही है। वो कहता है ऑल्सो पेड पेनल्टी, जैसे पेड भी लिख लोगे तो क्या होगा, पेएबल में पेड हो जाएगा, यहाँ पे कैश आ रहा है, क्या करूं उसका, क्या करूं, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, सही है। अच्छा, यानी कि ये सवाल ICAP इस तरह से करता है ना, परेशानी, ज़्यादा डाटा दे दिया, चीज़ें निकली हुई पहले मौजूद हैं, बच्चा देखे परेशान हो रहा है, पता नहीं करना क्या है, मैंने करना कुछ भी नहीं था। यानी कि सवाल का डाटा ज़्यादा है और सोल्यूशन थोड़ा सारा है देखोगे आप जाके, जब सोल्यूशन थोड़ा सारा निकलेगा, ठीक है जी। अच्छा, वो ये कहता है ड्यूरिंग द ईयर, ये तो हो गया, अंडर टैक्स लॉस पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल हाउएवर। अच्छा, हाउएवर को बाद में देखते हैं, पेनल्टी और अब दिमाग क्या कहता है, नॉट डिडक्टेबल हैं तो इसको जीरो कर दें, नहीं मतलब दिमाग क्या कहता है, इसके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन वो बात याद आई कि ना तो ये सब्र है ना शुक्र है, ये तो बहुत अजीब व गरीब है कि इसके अंदर ज़बरदस्ती पकड़ के हमें बराबर करना पड़ेगा इनको, वरना तो डिफरेंस आ जाएगा, और वो टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ पे तो टेम्परेरी डिफरेंस है ही नहीं, तो परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है, डन। लेकिन अगेन वही वाली बात, इस 232 में अगर कितना कितना, ये 190 था, 190 अगर पेनल्टी पेएबल है, और ठहर जाना फिर वो लिखवाओ ना कितनी पेनल्टी है, तो बाकी कितना है 190। अब इस 190 के बारे में क्या है भाई, ये अदर एक्रूवल्स है ना, ठीक है। ये रिमेनिंग किधर गया, ये ऐसे रिमेनिंग लिख लेता हूँ, रिमेनिंग जैसे ये इकट्ठा हो गया ना, ऐसे काम किया भी था एक सवाल के अंदर, आई थिंक रोज वाले में, रोज वाला सवाल याद है, कुछ ऐसा मिलता जुलता काम किया था। तो एक्रूवल में ये 42 अगर ये होगा तो रिमेनिंग एक्रूवल्स कितने बने फिर 190। इसके बारे में क्या कह रहा है, अदर एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस पर है तो इनकी टैक्स बेस जीरो आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है मिलता जुलता काम आपने कर ही लिया होगा। चलें नेक्स्ट, को बच गया और
अच्छा यहाँ तक हो गया जी काम। आगे कहता है यूएल हैज़ अनयूज टैक्स लॉसेज अमाउंटेड टू। ये अनयूज टैक्स लॉसेज कौन से हैं? वो जो हम चलते 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 टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर नहीं आया करती हमारी, ठीक है, करंट टैक्स के अंदर, वो प्रॉफिट की बजाय क्या आ गया है? लॉस। ये अनयूज टैक्स लॉस है 31 दिसंबर 2022 पे। इन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर 3 ईयर सफिशिएंट प्रॉफिट, भाई 300 साल में भी अगर हो जाए तो आप इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बना सकते हैं, उन तो अगले 3 साल में आ जाएगा, ठीक है, डिडक्टेबल डिफरेंसेस होंगे। तो इसके बारे में आपको क्या सिखाया था? 5 है, ये 5 है जी, अनयूज लॉसेस। और मैंने कहा था डायरेक्ट इसको लिखना है आपने, कितने हैं? 550 इंटू रेट क्या है? 30%। आंसर इज डायरेक्ट इधर आ जाना था, 165 का एसिड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, द एप्लीकेबल, ये हो गए डन दोनों। द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स आर एज फॉलोज। और 22 में खड़े होकर 23 का रेट हमें पता लग गया है, तो डेफर्ड टैक्स किस पे वो किया होगा आपने? तो सही है ना, लेकिन रेकन्सिलिएशन भी नहीं बनानी थी, टेंशन नहीं है, बस सिर्फ इतना था कि ये जो वर्किंग हो रही है, इस वर्किंग के अंदर जो रेट है वो आपने वो लेना है जो 23 के अंदर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 22 में खड़े होकर इनेक्टेड बिफोर 22 का मतलब है ये रेट जो है, ये स्टार नहीं पड़ा था, पड़ा था। चलिए तो कोई बात नहीं, मैंने कहा था कोई बात नहीं, खैर है, माफ़ी दे दें, खैर है, क्या हो जाएगा जी। आगे बढ़े, ये तो पहले पढ़े हुए थे ना, ये डिस्कस आ गया था, है डिस्कस तो इससे पहले बच्चों ने कभी इस अटेम्प्ट से पहले डिस्कस सिर्फ ज़बानी ऐसे ही, जैसे आप करवाया जाता था ना डिस्कस, वैसे ही डिस्कस किया होता था बच्चों ने, लिफ्ट नहीं कराई होती थी। तो ये पहली बार पेपर में भी तो आया था, ठीक है। ये कैसा रहा? ये मुझे, मैं इतना बताऊँ आपको, आप लोगों ने आधा सही किया होना है, आधा ये सब बच्चों ने सही कर लिया होना है, ठीक है। 12 में से 8-9 नंबर हर बच्चे के आ जाएंगे, लेकिन बाकी के 7-8 नंबर कर लो, चलो 7-8 नंबर। मसला सिर्फ ये था, उसने बोला डिस्कस हाउ डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ अबव शुड बी डेल्ट विद इन टीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है डेफर्ड टैक्स के बारे में बताओ। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस? दोनों, बस ये थोड़ा सा मसला था। जो एक्सपेंस वाली बात है ना, वो भी डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह जिन बच्चों को पर्चे में समझ नहीं आया होगा उन्होंने भी 6-7 नंबर तो ले ही लिए उन्हें, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही 6-7 नंबर ले ही लिए होंगे, ठीक है, सही है। क्या नाम है उसका? अच्छा पढ़ें जी, पढ़ें, पहली एडजस्टमेंट पढ़ें। हाँ जी प्यारे बच्चों, ओ पागल खानों, पहले ये करें पॉइंट 2। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 20 बिलियन इनकर्ड इन 2022 हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट अंडर टैक्स लॉज। डेवलपमेंट कॉस्ट इज अमोर्टाइज ओवर। अच्छा अब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, ये वैसे ही लिख रहा हूँ, ये तो आपने अंग्रेजी में लिख के बताना था ना, ठीक है। डिफरेंस और टैक्स यही है ना। अब डेवलपमेंट कॉस्ट की जो बात है वो हमने कई बार की हुई थी। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 20 हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट का मतलब है हम अकाउंटिंग वालों ने इसको एक्सपेंस, बुरी वाली होगी, बुरी वाली होगी, क्या ख्याल है? अंडर टैक्स लॉस डेवलपमेंट कॉस्ट इज अमोर्टाइज्ड ओवर 10 ईयर्स का मतलब है इन्होंने इसको एसिड बनाया है और इन्होंने 2-2 रुपए करके एक्सपेंस बनाना है, तो इस वक्त 18 रुपए इनकी टैक्स बेस है। ऐसे ही किया होगा आपने भी। अब इसके ऊपर डिफरेंस आना है 18 का। कैरिंग अमाउंट एसिड है ना, एसिड उन्होंने बनाया हुआ, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से या कम है, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एसिड के केस में आता था। और फिर 66 कितना है, 35% कितना बना, 6.3 डेफर टैक्स एसेट। अब इसके बारे में आपने ये लिखना था कि द डेवलपमेंट
कॉस्ट विल हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 0, अपने अल्फाज में लिखना था, जो जैसे बताया हुआ आपको हर एक के बारे में बताया करता था ना। द डेवलपमेंट कॉस्ट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 0 एज अगेंस्ट टैक्स बेस ऑफ 18, देयरफॉर अ deductible temporary difference of 18 will arise resulting in a deferred tax asset of 6.3। बस ये लिखना था, यानी ये लिखना था, सिर्फ वर्किंग नहीं करनी थी, अंग्रेजी में लिख के बताना था। और ये सारी बातें जब मैंने लिख रहा होना था डेवलपमेंट कॉस्ट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 0 एज अगेंस्ट टैक्स बेस ऑफ 18, तो ब्रैकेट में ये 18 की वर्किंग जुमला चल रहा है, ठीक है ना। रिजल्टिंग इन अ डिफरेंस ऑफ 18, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 18 विच वुड रिजल्ट इन अ डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 6.3, आगे ब्रैकेट के अंदर वो 18 इंटू 35% करके आपने आंसर कर दिया। ये तो सब नहीं कर लिया उन्होंने। वर्किंग में करें, ये वर्किंग है, ये लो, ये मेरी वर्किंग है, मैंने पेपर के ऊपर ही करनी थी और मैंने कहाँ करना था। ये लेफ्ट साइड में राइट साइड पे कर रहा हूँ वर्किंग, लेफ्ट साइड पे अंग्रेजी लिखते जाओ, साइड में एक लाइन लगाइए, ऊपर वर्किंग लिखियो, करो जो मर्जी करो। ये अगले सफे वर्किंग ओपन करो और ये अंग्रेजियां पहले लिखते जाओ, वर्किंग से ही तो पता लगना है। डिस्कस करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप वर्किंग ना करो, आप अपनी तरतीब पे वर्किंग करो और अंग्रेजी जाओ जाकर उसके फेस पे लिखो सवाल के, ठीक है। अच्छा, अब अगला मसला क्या था जो आईकैप ने किया अपने सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि उसने डेफर्ड टैक्स की बात की थी तो वो पीएनएल वाली साइड पे भी चला गया। करंट टैक्स मतलब करंट टैक्स तो नहीं कहना चाहिए, टैक्स एक्सपेंस कहना चाहिए, क्योंकि आपको याद है नोट के अंदर टैक्स एक्सपेंस जो आता था उसके अंदर टैक्स एक्सपेंस किसे कहते थे हम, सीटीई प्लस डीटीई। तो डीटीई के जो इम्पैक्ट है प्लस या माइनस वो भी उसने बताया है, तो वो टैक्स एक्सपेंस की बात कर रहा है ना, करंट टैक्स तो अलग चीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ना बच्चों मजबूरी ये थी कि हमें हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अलग डेफर्ड टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा, हर एक ट्रांजैक्शन का। जैसे अब ये क्या 6.3 का एसेट है, बोलो कैरी डाउन 6.3, ओके। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, अब ये चार्जिंग है या रिवर्सल है, ये वाला अकाउंट डेबिट जो एसेट लायबिलिटी होता था, और डीटीई क्रेडिट। अब उसने साथ में ये भी लिखना था कि चूंकि डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो पीएनएल में गई है तो उसके डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी, कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट भी 6.3 का कहां जाएगा, पीएनएल के अंदर। अब यही बात उसने अंग्रेजी में लिखकर बताई है। ये भी सोल्यूशन क्वेश्चन आ गया, ये क्या मैंने दोनों ही क्वेश्चन रख लिए हैं। उस तो मैंने कहा था सोल्यूशन भेजो, उसने क्वेश्चन भेज दिया। जरा पॉज करें जी बच्चों, ये सोल्यूशन आ गया इसका, ये आपके साथ डिस्कस हो गया, देख लीजिएगा इसको। ये सोल्यूशन आपको आ गया होगा, मैंने उन्हें कहा तो था, ठीक है। अब ये सवाल है, इसके अंदर अब देखें मैंने पॉइंट 2 करवाया है, ये कैरिंग आउट डेवलपमेंट कॉस्ट इज नील बिकॉज इट एक्सपेंस ऑफ वाइड टैक्स बेस्ड 18 एज ऑन कंज्यूमर द कैरिंग अमाउंट इज लेस देन। अच्छा ऐसे लिख लें ज़्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा है, चलो पढ़ लिया। मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया ना, डिफरेंस डिडक्टेबल है, ये बात बता दो कि जो हम रूल लगाते थे वही वाली, कैरिंग अमाउंट ऑफ asset is less than tax base of asset, there will be a deductible difference of 18 million on which deferred tax will be recorded. Since development cost is taken to P&L, corresponding effect shall also be credited to P&L। क्या ये क्रेडिट हो रहा है DTE या डेबिट हो रहा है? ये DTE क्या कर रहा है, ये DTL/A को क्या कर रहा है, डेबिट, और DTE क्या हो रहा है, DTE क्रेडिट हो रहा है, यानी कि माइनस के साथ लिखते थे, रिवर्सल है, चार्जिंग नहीं रिवर्सल है। तो ये बात भी उसने बताई कि P&L will be credited। गॉट इट? समझ आती है बात की? ये थोड़ी सी अप्रोच समझ आई है। अब ये बस थोड़ा सा मसला होगा कि आपने ये वाला जुमला नहीं लिखा होगा, तो कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी नंबर मिल गए। यानी अगर इसके 2 नंबर से 1.5 आपको मिल गया, आधा कट गया, चलेगा, ये सब में ही ऐसा हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलें, जो किया हो तो उस पर शुक्र करें, ठीक है। चलें जी बच्चों, नेक्स्ट ये देखें जी, FAR 1 का कॉन्सेप्ट आया वो, तो ये वर्किंग यही चला लेते हैं जी। डेफर्ड ग्रांट कहा करते थे आप लोग बचपन में, कहता है TL रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 12 मिलियन रिलेटेड टू एन इक्विपमेंट, ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज इनकम ओवर, यानी कि वो डेफर्ड ग्रांट ही बनाते हैं ना। कितनी ग्रांट आई है, TL रिसीव्ड, ऊपर लिखा फॉलोइंग आइडेंटिफाइड विच हैव इम्प्लीकेशन, ठीक है जी, और फॉर द ईयर ये बातें हैं। कहता है TL ने रिसीव किया ग्रांट इक्विपमेंट से रिलेट करने वाली, और वो 3 साल पे इनकम बनेगी। इसका मतलब डेफर्ड ग्रांट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, 12 -4 कितनी,
अब टैक्स वाले देखते हैं क्या कहते हैं। टैक्स वाले कहते हैं द टैक्स लॉस गवर्नमेंट ग्रांट इज ओ एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट। जहन कह रहा है यहाँ पे 0 लिखें, लेकिन ज़बरदस्ती इसको 8 करेंगे। ये क्या है? परमानेंट डिफरेंस। ये क्या है? अब इसके बारे में आपने अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक है? देखो पढ़ लें यहाँ से, जल्दी जल्दी पढ़ते जाने। 31 दिसंबर कैरिंग वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज 8 मिलियन, वाइल टैक्स बेस इज सेम एज कैरिंग अमाउंट एज कैरिंग वैल्यू एज इट इज एग्जाम्प्ट। therefore there is no deferred tax, there is no deferred tax, no deferred tax shall arise। आसान था सबसे, ये एक आध नंबर इसका भी होगा। नेक्स्ट ये करें क्योंकि वो तो एंड पे कराना है। अनयूज टैक्स लॉसेज हैं 260 के, फॉर विच फॉर द ईयर, हमारे साल के अंदर, वही वाली बात जो पिछले साल में करके आ रहा हूँ जैसे यहाँ पर, ठीक है ना? ये क्या आ गया यहाँ पर? क्या आ गया? 260 फॉर द ईयर 22। अंडर टैक्स लॉस लॉसेज आर एडजस्टेबल फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट विद इन नेक्स्ट। ये तो टैक्स का रूल है ना, IAS 12 ने तो ये नहीं कहा, IAS 12 ने तो कहा फ्यूचर में जब कभी प्रॉफिट्स आ जाए। अब ये कह रहा है 6 साल के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो, ये तो टैक्स का रूल बताया। लेकिन सवाल ने क्या ये बताया कि कितने साल के अंदर टैक्स, कितने साल के अंदर प्रॉफिट्स आ जाएंगे या कितने प्रॉफिट्स आने हैं, ऐसी कोई बात सवाल ने कही हुई है? इसका मतलब ये है। अच्छा, वैसे तो न्यूमेरिकली सवाल करते हुए पूरे 260 के ऊपर हमने क्या करना था? डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना था। कैसे करते थे? अनयूज्ड लॉसेज डायरेक्ट 200, अच्छा 260 का डायरेक्ट ले आते थे इधर, ठीक है? और सही है एसेट एसेट, लेकिन डेफर्ड टैक्स। अच्छा, अब ये तो न्यूमेरिकली ऐसे ही करना था क्योंकि सवाल ने कहीं ये नहीं बताया कि ये प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन चूंकि थ्योरेटिकल सवाल था तो आई कैप ने दोनों बातें की। आई कैप ने ये बात करके अनयूज टैक्स लॉस है, फ्यूचर में इसने एडजस्ट होकर फ़ायदा देना है, तो आज इसका डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करेंगे। लेकिन क्या बोला? अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, और अगर इतने एक्सपेक्टेशन नहीं है इतने अवेलेबल होने की, तो फिर जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना प्रॉफिट बुक करें, ठीक है? सही है? पढ़ें ज़रा। A tax loss of 260 for the year shall result in deferred tax asset of Econway. The deferred tax shall be recorded to the extent TL probable that taxable profit will be available against which this will be used. If TL will earn sufficient profit with the next, the deferred tax should be recorded and corresponding effect should be credited to P। अच्छा, ये वाली corresponding impact should be credited to P&L, यानी यहाँ पर भी मुझे वो बनाना पड़ेगा क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का एसेट है, एसेट है, ठीक है? क्लोजिंग कितना आ रहा है? एसेट क्लोजिंग कितना आ रहा है? कितना बनता है ये? 91 आ गया। अब बैलेंस की फिगर इधर आ रही है। अब ये भी वही है, चार्जिंग या रिवर्सल? ये रिवर्सल वाला है 91। तो इस 91 के बारे में वही बात लिखनी पड़ेगी कि इसने P&L को क्या करना है, जाके P&L को हिट करता है ना। मैंने ये बताया ना आपको बेटा कि ये क्या है? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में क्या आता है? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। अब अगर कोई डेफर्ड टैक्स माइनस हो रहा है तो ये ऊपर PBT आता है ना। PBT अगर 100 है लेट से, और ये था 10 रुपये, और अगर यहाँ पे -2 हो गया तो ये क्या बन गया? यानी अगर ये 10 था तो इस 2 के आने से क्या हो गया? 8। तो P&L को क्रेडिट कर दिया ना इसने, प्रॉफिट को तो इसने बढ़ा दिया है। यही तो फर्क होता है। एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का रिवर्सल प्रॉफिट को बढ़ा रहा होता है। तो उसने इस तरह से जुमला बोला हुआ है, ठीक है? तो क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाउएवर, ये अगली बात उसने की, इफ TL is not expected to earn sufficient profits, then it would record the asset to the extent जितना कि उसको लगता है, ठीक है? Then asset would not be recorded and will be reassessed। अच्छा, ये उसने कुछ इस तरह से, ये इतनी सी बात जो है ना, ये हमने नहीं क्लास में पढ़ी हुई, माजरत के साथ। वो ये कह रहा है कि अगर आप पहले साल के एंड पे खड़े होकर कहते हो कोई प्रॉफिट नहीं आने, तो एसेट मत बुक करो। अगले साल के एंड पे आपको लगता है नहीं हालात बेहतर हो गए, प्रॉफिट्स आ सकते हैं, तो आज बुक कर लो। तो ये कह रहा है यहाँ, ठीक है? तो ये माजरत के साथ थोड़ा सा एक जुमला है जो सोल्यूशन में आपको मिलेगा। इस तरह से हमने डिस्कस नहीं किया हुआ, हमने वैसे न्यूमेरिकली इसको किया, ठीक है? और आखिरी है ये, जी, TL परचेज फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ 1200 इन 2022, हम इसी साल में खड़े, विच वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 80 मिलियन। आप क्या आपकी वर्किंग होती थी ना, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर एसिड, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर P&L,
फिर टैक्स और फिर नेट सरप्लस। याद आ रहा है कुछ जी? 22 के अंदर वो कह रहा है जी हमने इसको खरीदा है, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 1200। और वो 31 दिसंबर 22 पर, 22 में पता नहीं किस दिन खरीदा है, जितने भी खरीदा है हमने उसको, उसने हमें डेप्रिसिएशन दी हुई है, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कितनी बता रहा है? एंड डेप्रिशिएटेड बाय 80, तो इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी आ रही है? अब वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 22, यानी इसी दिन 31 दिसंबर 22 पर इसकी एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। वो कहता है वॉज रीवैल्यूड एट 1260। सरप्लस कितना आ गया? 140। रीवैल्यू सरप्लस आ गया, बोलो। ये 140 इधर आ गया। बस साल तो खत्म नहीं हो गया हमारा। चलो ये क्या आ गया हमारे पास? रीवैल्यूड अमाउंट। डन। आप फटाफट इसको तोड़ लें। बताएं जी टैक्स रेट कितना चल रहा है? 49, 91। ठीक हो गया जी। तो ये 49 हो गया और ये 91 हो गया। उसके बाद क्या करते थे? इसको फुटा करा देते थे। अब पीपीई है जी, पीपीई। पीपीई तो पीपीई की कैरिंग अमाउंट कितनी है जी? कैरिंग अमाउंट 1260। वेरी गुड। टैक्स बेस कितनी है जी? टैक्स बेस कितनी है? पढ़ते हैं। वो कहता है अंडर टैक्स लॉस डेप्शन रेट, टैक्स वाले रिवेंशन को मानते ही नहीं ना। डेप्शन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, जो कि टैक्स के लिए, और रीवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्स, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। तो इसका मतलब इन्होंने 1200 को 10% डेप्रिशिएट किया होगा, तो इस वक्त टैक्स बेस कितनी आ रही है? 1080। ये समझ आता है? अब इसका डिफरेंस कितना है? 180। और टैक्स, ये डिफरेंस कौन सा है? कैरिंग अमाउंट ज्यादा है ना टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल डिफरेंस, और 63 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। लेकिन बच्चों इसका जवाब देने से पहले आपको पहले डीटी वो तो करना ही है, ठीक है। DTL/A का जब अकाउंट बनाना है तो आपने यहाँ पर क्लोजिंग तो 63 लिख लेना है, लेकिन बैलेंसिंग निकालने से पहले याद हो तो एसेट, ये एंट्री क्या करते थे? एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और DTL क्रेडिट। तो ये DTL क्रेडिट वाला यहाँ पर लिखा करते थे ना, एसेट लिखकर। एसेट कितना? 49। और फिर जाकर हम कहते थे जी DTE बैलेंसिंग इधर ही आ रहा है, कितना? 14। ये थोड़ा सा टेक्निकल था। अब इसके अंदर ये सारी बात तो आपने लिख देनी है इसी तरह से, ठीक है। ये कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो डिफरेंस है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ये जो 49 का फ़र्क है ना, ये रीवैल्यूएशन की वजह से है। डेप्रीसिएशन की वजह से कितना फ़र्क है? ये जो बाकी फ़र्क होता है ना, ये डेप्रीसिएशन की वजह से होता है असल में, ठीक है। ये फ़र्क तो DTE के अंदर, डेफर्ड टैक्स के अंदर ये फ़र्क तो आया इसके रीवैल्यूएशन की वजह से। बाकी फ़र्क किसकी वजह से है? वो डेप्रीसिएशन की वजह से। तो रीवैल्यूएशन का तो जो गेन वगैरह होता है वैसे ही OCI में जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, यहाँ जुमला था, पढ़ो। ये वर्किंग ऐसे हुई भी हुई है। ये देखो, कैरिंग वैल्यू ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज 1260, वाइल टैक्स बेसिस 1080। कैसे निकलती है बताते होते हैं हम, ठीक है। ओके जी, सॉरी। अच्छा, एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीड्स टैक्स बेस, सो देयर विल बी अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 180 विच वुड रिजल्ट इन 63 रुपीज़ का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यही बनी थी, ये हमने भी लिखा है, बोलो। उसके बाद कहता है द इफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन डेप्शन इज 14। नजर आ रहा है 14? ये डेप्शन की वजह से कितना है? 14 का फर्क, विच वुड बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, वाइल रिमेनिंग इज arising due to revaluation adjustment that is 49 would be taken to OCI। ये बात भी आपको याद नहीं आ रही, ये बात हमारी हुई हुई थी। ये एंट्री मैंने जब आपको पहले दिन सिखाई थी ना, ये वाली एंट्री मैंने ऐसे सिखाई थी। मैंने कहा था एसेट डेबिट करो और रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में क्रेडिट करो। कितने से? 1 टोटल कितना? 140 है ना? हाँ। उसके बाद फिर मैंने कहा था, अच्छा उसके बाद मैंने आपको कहा था जी ये DTL, तो एंट्री करो DTE डेबिट, DTL क्रेडिट। कितने से? 60 नहीं 49 से 40। ये लिख कर फिर हमने कहा था नहीं 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 नहीं, इसको कहाँ कर दो? OCI में डेबिट कर दो।
और फिर हमने उसके बाद वो एंट्री डिराइव की थी। तो इसका मतलब ये 49 का जो गेन आया था, ये सॉरी जो सरप्लस आया है इस पर, इसमें जो ये जो 49 है, ये 49 का जो इफेक्ट है ये तो ओसीआई को जाके हिट करेगा, ये तो पीएनएल को हिट ही नहीं करते थे। पीएनएल वाला लिख के काटा था कि ये सही नहीं है, आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस गेन पड़ा है तो इसको भी वहीं ले जाओ, तो ओसीआई को हिट कराया था। नहीं याद होगा आपको, मुझे लगता है। कितने बच्चों को याद आई है ये बात? ये एंट्री मैंने ऐसे ही करवाई थी और फिर इससे हमने एंट्री डिराइव की थी। मैंने पीएनएल ऐसे करके बनाया था और ओसीआई बनाया था और फिर उसको कार्ड के ऊपर लिखा था, ऊपर से नीचे लाकर लिखा था डीटी को। बहरहाल तो ये वाली बात वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जुमला पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा कि 14 रुपए का तो फर्क है डेप्रिसिएशन की वजह से, लेकिन 49 का जो फर्क है रिवैल्यूएशन की वजह से है, ये ओसीआई को हिट करेगा, ये पीएनएल को हिट नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल था। ठीक है, डन जी। ये आपका जनाब टेस्ट नंबर 8 हो गया। IFRS 8 के MCQs पे आ जाए। ये 10 मिनट में करने हैं, शाबाश। ज़रा पॉज करें यार, पानी से नहीं पी लूँ, मैं सांस ले लूँ। भाई मेरी रिकॉर्डिंग ध्यान से करनी है आपने, गड़बड़ हो जाए ना तो फिर मैंने गड़बड़ कर देना है, दोबारा मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं होती, मुझे रटा नहीं याद आता दोबारा। As per IFRS 8, an operating segment is identified as newly reportable segment in the current year that was not required to be reported separately in prior years। कहता है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है इस साल में, जो कि पिछले सालों में रिक्वायर्ड नहीं था जिसको रिपोर्ट करना सेपरेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग। इसको छोड़ो, इसके ऑप्शंस को मुझे आप बताओ क्या चाहिए आपको करना। इस साल एक सेगमेंट नया ऑपरेटिंग सेगमेंट बना है, पिछले साल ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं था, तो आपने क्या पढ़ा था मुझे बताएं। पिछले साल को भी रीस्टेट करें, कंपैरेटिव को शो करें। पढ़ते हैं अब। इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली, हाँ इसको रिपोर्ट तो करें इन करंट ईयर, एंड कंपैरेटिव शैल बी, यस ये सही है। इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन करंट ईयर एंड कंपैरेटिव शैल नॉट बी, नहीं यार, इट शैल नॉट बी रिपोर्टेड इट शैल बी रिपोर्टेड ओनली व्हेन, यार रिपोर्टेबल बन गया सो बन गया। कंपैरेटिव को भी रिपोर्टेबल, हाँ एक सूरत थी कि कंपैरेटिव को ना बनाओ, अगर याद करके बताओ वरना मैंने खोल लेना टॉपिक, खोल लेना भाई। क्या बात है, इस दफ़ा रिपोर्टेबल बना है, पिछले साल को भी रिपोर्टेबल नहीं भी है तब भी प्रेजेंट कर दो, रीस्टेट कंपैरेटिव को रीस्टेट कर दो। एक जगह पर माफ़ी थी, कब ना करो, अगर मैनेजमेंट 100 रुपये मिलेगा इनाम। चलो जी, तो टाइम ख़त्म हुआ बेटा। उसमें मैंने ये कहा था अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो या इंफॉर्मेशन लग रहा हो कि महंगी पड़ेगी, अब दिखाता हूँ 100 रुपये का नुकसान आपको। हाय 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 हाय, वो कहाँ लिखा हुआ था कंपैरेटिव को, पहले तो ये ढूंढो ना, ये देखो लाल रंग से लिखा हुआ था, अनलेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एंड द कॉस्ट वुड बी एक्सेसिव। ये शर्त थी, लेकिन ऐसी कोई बात इनमें से किसी ऑप्शन में थी नहीं, इसलिए जान दो। सवाल का जवाब तो सही है, मेरे सवाल का जवाब आपने सही नहीं जा रहा हो थल्ले, जान तो इनकारी हो गया। उन्हें क्या 100 रुपये तो नुकसान हो गया साडा है जी, ये भी आपके साथ मिला हुआ, पता ही थी आपको जी बच्चों। ठीक है चलें आगे, और मैंने 10 मिनट कहे थे, अब ऐसे कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है ना। सीधे सीधे MCQ का जवाब देते जाओ और आगे चलते जाओ, कैलकुलेशन वाले वैसे ही आपने करने हैं। 1 मिनट 7 मैं फिर कभी करवाऊंगा, ये क्या लिखा मैंने, फिर कभी, ये फिर लिखा है, और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वाले हैं वो आपने करने हैं। चलो शुरू हो जाओ। एज पर IFRS 8, which two of the following disclosure apply to all entities including those entities that have a single reportable segment? Extent of reliance on major customer, extent of reliance on major supplier, ये तो होता ही नहीं है। All liabilities, non-current assets, बेटा ये जो है ना, ये दो ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं, इनके बारे में आपको ये भी पढ़ाया था। यानी कि ऐसे नहीं आम खाम MCQ नहीं बनाता, जिसने ध्यान से पढ़ा हो उसी का ही काम बनता है। कहा था आपको, समझाया था आपको कि ये जो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं ये तो
उस एंटिटी पे भी लगते हैं जिसका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो। ये भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलो ये भी देखते हैं, कोई बात नहीं, टाइम ज़ाया होता है तो होता रहे, खैर है। नहीं करेंगे IS 12 के MCQ, नहीं करेंगे, ये तो सही करें, जो कर रहे हैं वो तो सही करें। इसके साथ एक सवाल भी करवाना है ना आपको होमवर्क के तौर पर, ठीक है। ये देखो, ये देखो, नहीं यहाँ नहीं, कहीं और लिखा होता, यहाँ लिखा होता, ये तो मेजरमेंट है ना, एंटिटी वाइड, ये कहीं तो लिखा हो, मैंने पढ़ाया है, ये मुझे पता है, कहाँ पढ़ाया ये नहीं याद आ रहा। हाँ, ये जुमला स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स अप्लाई टू, ये पैराग्राफ 32 से 34 अप्लाई टू ऑल एंटिटीज सब्जेक्ट टू दिस IFRS इंक्लूडिंग दोज दैट हैव अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसके लिए मैंने कहा था एक सवाल भी है, उसमें एक ही है, चलो वो सवाल देख लें, वो होमवर्क में आपने सिर्फ पढ़ना है, करना नहीं, पढ़ना है। यहाँ पे देखना यार, वो एक केबल्स वाला सवाल होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हो शायद, देखो पता नहीं पाकिस्तान केबल्स था कि क्या, ऐसे एक्सट्रैक्ट से बने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, थोड़े से यहीं कहीं होना चाहिए। आप लोगों से पहले मैंने ढूंढ लेना, मुझे पता है एज़ यूजुअल, आप इतने निकम्मे लोग हैं। अच्छा, मुझे लगता है मैं ही रह जाना है, नहीं लभ्या मैंने। ये पेज नंबर 532 पर एक चीज़ गिवन है जिसको आपने आप होमवर्क में पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पर जनाब एक ऐसी इलस्ट्रेटिव नोट रिलेटेड टू IFRS 8 है वेयर देयर इज ओनली वन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये प्रैक्टिकली जो कि पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने, शायद आपको याद नहीं रहा। बहरहाल ये बात वो कहता है, ये IFRS 8 का इलस्ट्रेटिव नोट है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है। और ऊपर क्या कह के आया था, वो ऊपर क्या कह के आया था, ये कि ये पैरा 32 और पैरा 34, 32, 33, 34, ये 31 बता रहा है, 31 बता रहा है कि 32, 33, 34 ये उन एंटिटीज पे भी लगता है जिनका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो। वो कौन कौन से हैं जी, बताओ। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, वही एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, फिर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और नॉन करंट एसेट्स भी, और मेजर कस्टमर पर रिलायंस, यानी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स आपके इनके भी होने चाहिए, ठीक है। तो कौन सा बता मैं यार, कौन सा बता, ये पाकिस्तान केबल्स है आई थिंक, हाँ, इसका ये नोट बना हुआ है, ऑपरेटिंग दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम केबल एंड वायर रिप्रेजेंट लो जी, ये इनका ऑपरेटिंग सेगमेंट है। बाकी 3% क्या होगा, छोटे मोटे को और सेगमेंट होंगे जो रिपोर्टेबल नहीं है, इनका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। 97% इनका रेवेन्यू इसी से ही आ रहा है, ठीक है। तो एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल्स फॉर इतने एंड एक्सपोर्ट सेल, बताइए उसने फॉरेन सेल्स, बोलो, नाम भी बता रहा है, ठीक है। एसेट्स नहीं बताए, एसेट्स नहीं बताए, कहता है नॉन करंट एसेट्स सारे के सारे पाकिस्तान में ही हैं, बाहर हैं ही कोई नहीं। तो ये उसने भी डिस्क्लोजर दिया जिसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर सिर्फ इस, बाकी तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होंगे तो आपका सेगमेंट एनालिसिस बनेगा, आपकी रिकंसिलिएशन वगैरह बन रही होगी, ठीक है। लेकिन ये वाले तो हर उस कंपनी ने जो लिस्टेड है, ये वाली बातें उसने फिर भी बतानी, IFRS 8 कहता है, ठीक है, सही है। चलो आ जाओ हूँ, फिर एंड पे चलें। अब ये वाला MCQ पढ़ो आप, टेक्निकल MCQ था ये भी जी। एज पर IFRS 8 विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर अप्लाई टू ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग एंटिटीज दैट हैव अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब समझ आती है बात की, तो छोटी मोटी चीज़ें जो रही हुई होती हैं MCQ उसको भी कवर करा देते हैं, ठीक है, हाँ, इसीलिए किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 8। अब आसान शुरू हो गई, टेक्निकल दे दो जी। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट में बी एग्रीगेटेड इनटू सिंगल, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट नॉट फुलफिलिंग 10% क्वांटिटी में स्टिल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर नहीं नहीं, अब आप वो आपका वाला जवाब है, अब नहीं वो जवाब दे रही हैं आप जी। अगर मैनेजमेंट चाहे तो, एग्रीगेशन तो अलग बात है ना, वो कह रहा है एग्रीगेट किया, तो मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा अच्छा ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर 10% क्वांटिटी थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर रहा तब भी वो रिपोर्टेबल बन सकता है। तो सादा बात क्या है, बिल्कुल बन सकता है अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो होना चाहिए। तो ये दोनों ही सही है, वो भी हो सकता है। 75% लिखा हुआ है कहीं पे नहीं ना, तो फिर इसका मतलब हाँ, आप कहते हैं मे स्टिल भी रिपोर्टेबल, तो आप वजह इसकी दिमाग के अंदर ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है 75% टेस्ट पास कर जाए, लेकिन वो तो 10% की बात कर रहा था ना, तो 10% नहीं पास कर रहा फिर भी रिपोर्टेबल है।
तो 10% ना कर रहा तो 75% करे, ज़रा होता मुश्किल है। मैनेजमेंट चाहे तो चाहे 5% पे भी है वो रिपोर्टेबल हो सकता है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस बट हैज नॉट येट अर्न रेवेन्यूज। पहले दिन ही मैंने ये पढ़ाया था, ये क्या है, ये फिर भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट मे बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ क्वांटिटेटिव, यस इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ, नहीं, वो अगली बात नहीं, वो फिर इट इज वो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है, रिपोर्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा वो तो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ही बताएंगे, तो ये नहीं, इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ, नहीं ये तो सख्ती, इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ क्वांटिटी, अगर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर जाए तो फिर भी ये नहीं बनेगा। ये क्या बात कर रहे हो यार, तुम जाती ना करो भाई, ऐसी इंसान बनो। इट इज not a reportable segment even if, अच्छा if it will be a reportable segment only after earning, नहीं वो यही है बस, ये आपने खुद करना है, खुद कार नहीं, खुद कार। अच्छा, which of the following geographical information is required to be disclosed? revenue from external clients attributed to entities country domicile and all, ये सही कह रहा है ना। नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन कंट्री ऑफ डोमिसाइल, हाँ सही, ये दोनों ही जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आने चाहिए। क्या ख्याल है? तो 1 और 2 बोथ चेक करते रहना, नहीं सोल्यूशन भी देखते रहना, साथ साथ एक नज़र मार लिया करो, ठीक है। अभी दिखा के आ रहा हूँ, जियोग्राफिकल दोनों बातें बतानी होती हैं, एसेट्स भी और एक्सटर्नल सेल्स भी। टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड बी कवर्ड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट इज एटलीस्ट 75% ऑफ इंटरनल, 75 एक्सटर्नल। इतने यार ये क्या कंबाइंड ये अब MCQs हैं। एक्सटर्नल रेवेन्यू दैट शुड बी कवर्ड 75% ही होना है, और जो मर्जी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट और ले 10% है जी, ये MCQs हैं। अब 10 मिनट मैंने सही कहे थे, वो तो ऐसे ही 2 MCQs के लिए आपको कहीं ले गया। अकॉर्डिंग टू IFRS says if a financial report contains both consolidated financial statements of a parent as well as parent separate, this is required, ये किस पे लगेगा? कंसोलिडेटेड पे, ए में लिखा हुआ है ओनली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn, ये तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, स्टार्टअप ऑपरेशन है तो वही वाला, ये रिपीट। लाइक कौन सा है? लाइक MCQ नंबर 15। चलो ये खुद पे फिर कभी कराने में, क्लास में करवाऊंगा, ये नॉर्मल क्लास में करवाने वाली बात है। असल में ये बात ऐसी है कि जो होनी चाहिए सबके साथ में, तो ये पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा, उम्मीद मुझे कोई नहीं होती ना, इसलिए नई बात करने से ज़रा डरता हूँ मैं। Operating segment information should increase the number of reported segment and provide more information। क्या अजीब सी बात कर रहा है। Enable user to see entity through the eyes of management, ये कुछ अच्छा, ये भी मैं अच्छा चलो ठीक है, ये कर लो, वैसे ये सिंपल सही है। 7 वाला ऐसा है, ये तो सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस है जी। कहता है ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या इंश्योर करे, असल में इसमें जो अजीब सी बात लगे ना वो निकाल, ठीक है। इंक्रीज करे नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक तो कह रहा है। हम बताते हैं जी 1 2 3 सेगमेंट्स ज़्यादा दिखाकर बताओ ताकि यूज़र को अच्छा पता लगे। एनेबल यूजर टू सी एंटिटी थ्रू आइज ऑफ मैनेजमेंट, हाँ हम यही तो कह रहे थे कि सेगमेंट भी ऐसे बनाओ जैसे आप डिसीजन मेकिंग, जैसे मैनेजर बनाए, जैसे डिसीजन मेकिंग करते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। एनेबल एंटिटी टू प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरम रिपोर्टिंग विद रिलेटिवली लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हाँ। इनहेंस कंसिस्टेंसी विद मैनेजमेंट, मुझे भी सही लग रहा है। प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, नहीं ये ऐसी बात है जो मैंने अभी तक सुनी नहीं थी, ये नहीं है, अजीब सही है। तो 1 से 1 to 5 खुद खुद कार कर लेना, खुद कार कर लेना, होमवर्क। हाँ, 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with core principal segment have similar economic and the segment are each following। ये आपने पढ़े हुए थे, जो अजीबो गरीब होगा आपको दूर से नजर आएगा, इंशाल्लाह पढ़े होते हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लास ऑफ कस्टमर, मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट और लॉज और तो 1 to 5 ये अब MCQs हैं। अब ये एक बात ऐसी है जो क्लास में नहीं हुई, लेकिन अब जो नहीं आया उनको सज़ा भी थोड़ी सी मिलनी चाहिए ना। चलो जो ले लेंगे उनकी सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन जो बिल्कुल ही लेंगे उनको थोड़ी सज़ा तो उनको ये सज़ा तो मिलनी चाहिए ना कि चीज़ पढ़ाई गई और उन्होंने नहीं पढ़ी। ये छोटी सी बात है जी, क्लास में नहीं हुई, ये है ऐसे ही, अब क्या करें, ठीक है। असल में ना अगर आपका CODM स्टैंडर्ड ये कहता है, अगर आपका CODM ये कहता है
कि यार मुझे ना ये हेड ऑफिस के खर्चे भी किसी रीजनेबल बेस के ऊपर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो। मैं नहीं चाहता कि ये अलग से ऐसे ही रेकंसिलिएशन बनाओ ही ना। रेकंसिलिएशन होती किस चीज़ की है? ये हेड ऑफिस का ही मसला है ना, तो अदर एडजस्टमेंट ना डालो। मुझे ना किसी रीजनेबल बेस के ऊपर ना, कोई एक रीजनेबल बेस, वो कोई भी हो सकती है, उस बेस के ऊपर मुझे हेड ऑफिस के खर्चे क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो हर ऑपरेटिंग सेगमेंट में। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, आपको इसकी इजाज़त है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाना रह गई थी, ठीक है। तो कहता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन ए रीजनेबल बेसिस। ये सही है। मस्ट नॉट बी नहीं यार, इतनी सख्ती ये स्टैंडर्ड करता ही नहीं है। मस्ट बी एलोकेटेड नहीं यार, ये मस्ट बी एलोकेटेड ऑन द, यार क्या बातें कर रहा है। बस ये कोई रीजनेबल बेसिस लो और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये बात क्लास में नहीं हुई है। डन। तो अच्छा आपको आने का ये फायदा होगा, ये अब पर्चे में आ जाए तो वो 10 15 20 मिनट जो हमने लगाए थे एक्स्ट्रा टेस्ट की डिस्कशन के अलावा की बात कर रहा हूँ। टेस्ट की डिस्कशन तो अलग होगी ना, ठीक है। वो 15-20 मिनट कैसे काम आ गए आज हमारे, ठीक है। IFRS 8 shall apply to listed companies. Any company reporting under IFRS that wishes to provide all other companies reporting under all other company में तो PVTs भी आ जाती हैं नहीं, ठीक है। तो भाई ये सिर्फ वन ही है। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग दैट एंगेजेस इन, ये तो डेफिनेशन है, बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच अर्न whose operating segment regularly reviewed, which discrete information is available, which are text। अजीब सी बात, 1 2 और 3, 1 2 3 बंद करने का नहीं कहा। IAS 12 के एक दो MCQs करके छुट्टी देनी है। हाँ ये IFRS 8 के MCQs हो गए। क्लास है किस चीज़ की? चलो जाओ निकलो यार। IAS 12 के MCQs तो करने हैं। मैं कहता था कोई एक तो हो जाए कम से कम, कोई एक कराता हूँ सिर्फ। चलो एक करवाता हूँ और फिर सारे होमवर्क में। नहीं ये नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आपको थोड़ा सा ना उसकी मजाज का पता लग जाएगा। फिर एक दो सिर्फ मसला करेंगे, वो मसले वाले फिर इंशाल्लाह आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, मैं भी करवाऊंगा। लेकिन मिजाज का पता लग जाए ना कि करना कैसे, टैकल कैसे करना है इसको। पहुंच रहा हूँ जी, ऐसे ना करें, कोशिश करें शायद चला जाए। नहीं जा रहा, बदतमीज। जूम मीटिंग वाले भी अब नज़दीक आ चुके हैं, पहुंचना चाहिए। टॉल लिमिटेड, पहले वाला ज़रा इजी है इसलिए टॉल लिमिटेड। हाँ जी ये करिएगा। अच्छा टॉल लिमिटेड, टॉल लिमिटेड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग: इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, over provision in relation to previous year, opening deferred tax liability, closing deferred tax liability, what is the income tax expense। टैक्स एक्सपेंस भाई याद रखो, टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी, ठीक है। बस ये बात आप जहन में रख के चलना है, ठीक है। अब जो चीज़ें उसने बताई हैं वो डाटा लिखते जाते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स पेएबल फॉर द ईयर है, ये CTE डेबिट CTP क्रेडिट ऐसे ही था ना। तो ये 60 जो है ये तो CTE बन गया, क्या ख्याल है? इसको यही ना लिख लें CTE, ऐसे ही CTE डेबिट CTP क्रेडिट, और फिर DTE डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 60 आ गया जो लिखा करते थे, डेबिट तो पॉजिटिव, ऐसे ही है। डन। उसके बाद ओवर प्रोविजन, CTE प्रायर कुछ याद आ रहा है? ओवर प्रोविजन, पिछले साल प्रोविजन ज्यादा की हुई थी तो इस साल क्या करेंगे? कम करेंगे। ओवर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन को कम करना, यानी कि प्रोविजन ज्यादा थी, हमने ज्यादा एक्सपेंस बुक किया था, आप कम करेंगे। तो कम करने की एंट्री होती थी CTP डेबिट CTE प्रायर क्रेडिट। क्रेडिट मतलब रिवर्सल, रिवर्सल 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 रिवर्सल, याद आया? अब सिर्फ रह गया है क्या? ये अगर ये निकल आए ना तो टोटल जो होगा वो उसने रिक्वायर किया होगा। असल में ये इस तरह के MCQ हैं तकरीबन सारे ही, पढ़ा आपने सारा हुआ है, सिर्फ आपको ये इस तरह थोड़ा सा समझने की जरूरत है ध्यान से पढ़ के। टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स। डे 1 से कहता आ रहा हूं, उसने टैक्स एक्सपेंस ही तो पूछा है, क्या ख्याल है? तो अब आगे क्या दे दिया उसने? ये तो चलो हो गया, 4.5 वाली एंट्री हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूं? अगला काम क्या करूं? DTL ओपनिंग कितना कह रहा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग 2.6, क्लोजिंग 3.2। अब आगे आने वाले कुछ सवालों में क्या होगा
रीवैल्यूएशन भी होगी। सवाल ये होगा रीवैल्यूएशन भी बीच में आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग होगी, डीटीएल वाली चीज निकलेगी, जो डीटीएल वाली बैलेंस होता था, ठीक है, वो पहले इधर आएगा, फिर डीटीई निकलेगा, फिर इधर जाएगा और फिर आंसर आएगा। अभी ये नहीं है बस, ठीक है। तो बताओ जी डीटीई बैलेंसिंग कितना आ रहा है? इधर आ रहा है डीटीई 0.6, अब 0.6 इधर है। डीटीएल क्रेडिट, डीटीई डेबिट, डेबिट मतलब चार्जिंग पॉजिटिव, ठीक है। आंसर बताओ 56.1। तो है कोई ऑप्शन डी? समझ आइए बात की, ये तरीका होगा। अब बाकी मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा तंग करेंगे, तंग नहीं कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह, बस फर्क जो पड़ेगा मैंने वैसे ही बता दिया आपको। मैक्सिमम फर्क क्या आ सकता है, रीवैल्यूएशन आए, रीवैल्यूएशन आ जाएगी तो रीवैल्यूएशन की भी एक वर्किंग छोटी सी करोगे, वहां से डीटीएल के कॉलम वाली फिगर, टेक्स्ट वाली फिगर उठाकर पहले इधर लिखोगे, फिर डीटीई निकालोगे, फिर इधर जाएगा और ये टोटल जो है उसे रिक्वायर किया हुआ होगा, ठीक है। तो जितने भी अब एमसीक्यूज रह गए हैं वो सारे अब आपने होमवर्क में करने हैं, चाहे थोड़े थोड़े करके करते रहें, ठीक है। ये 23 हैं सिर्फ एमसीक्यूज बेटा, सिर्फ 23, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना, ओके, सही है, होते जाएंगे, यू विल एंजॉय। देखो ना व्हाट फिगर, ठीक है, वो पता नहीं, वो दिखाने नहीं चाहता आपको, ठीक है। तो चलें खैर, ये सारे एमसीक्यूज होमवर्क में कीजिएगा। अब आप लोगों को छुट्टी देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मिजाज आपको समझ आ गया IAS 12 का एमसीक्यू कैसे पकड़ना है। इंशाल्लाह वैसे ही 90% एमसीक्यूज आपसे हो जाने, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सारा है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।